नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाई दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक बहुत बढ़िया क्लास लेकर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा यहाँ पर चल रहा है महासंग्राम, यानी कि पर्यावरण ईवीएस का महासंग्राम चल रहा है। तो मैं उसको लेकर एक बहुत बढ़िया सेशन और आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसका ये सेशन आज का जो आपका होने वाला है वो आपका सेशन है, सेशन नंबर भाई आपका कौन सा होने वाला है। और ये आपका सेशन है सेशन नंबर 12। ये यानी कि जो आज का आपका सेशन होगा वो सेशन नंबर 12। ये आपका 12वां सेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर देते हैं समय वेस्ट ना करते हुए और लेते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। और निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या देते हैं। सर नंबर 1 बात करते हैं सुनीता विलियम्स, नंबर 2 बछेंद्री पाल, नंबर 3 सूर्यमणि और नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं। तो दोस्तों बार बार ये लास्ट में भी क्वेश्चन आया था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की जो बात करते हैं आपका कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इसका राइट आंसर वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है। ये जड़ वाला समूह आपको बताना है। नंबर 1 चुकंदर, नंबर 2 पहला ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं गाजर हल्दी अदरक, तीसरी बात करते हैं शकरकंदी मूली हल्दी, और चौथे जो आपका ग्रुप है उसकी बात करते हैं गाजर है चुकंदर है मूली है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, यहाँ पर चुकंदर अगर जड़ मान रहे हैं तो आलू आपका तना है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद अगर गाजर की बात कर रहे हैं तो गाजर जड़ है, लेकिन आपका कौन सा हल्दी ये आपका तने का रूप है, तो ये आपका इसमें नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो शकरकंदी मूली हल्दी, अब हल्दी इसमें भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें गाजर है वो जड़ है, चुकंदर है वो जड़ है, मूली है वो जड़ है, यानी कि सारी की सारी आपकी ये जड़ हैं। और जड़ भी किस प्रकार की हैं, ये मूसला जड़ों के रूपांतरण है, इस प्रकार की होती है गाजर। जिस ऐसी जो जड़ होती हैं उनको मूसला जड़ कहा जाता है। और भी बहुत सारे इसके लक्षण है। मैं जड़ आपको फिर एक बार पढ़ा चुका हूं, मेरी बहुत सारी वीडियोज आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो उनको अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए और देखते हैं इसका राइट आंसर। Desert oak is the true which is found in the Abu Dhabi, Australia desert और राजस्थान और desert and UAE। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आता है भाई आप लोगों का। इसका राइट आंसर जो होगा, जो रेगिस्तानी ओक है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है या और भी कहीं पाया जाता है। ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी से। इसका जो बात करते हैं रेगिस्तानी ओक आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और लगभग ये वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में ये 700 वर्षों तक जीवित रहता है ये। और इसके बारे में एक नई जानकारी, 700 वर्ष इसकी लाइफ होती है, ये 700 वर्ष तक जीवित रहता है ये रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में। मध्य पश्चिम में स्थित जो आपका एल स्प्रिंग डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तानी पार्ट है, जो पार्क है उसमें ओक के वृक्ष बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, नेपेंथिज एक पौधा है जो शिकार करता है और उसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत मेघालय में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं यह आकार में घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है और जो फंस जाते हैं उनको बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसका भी देखते हैं क्या होगा। और यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ये ऑप्शन भी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, यानी कि 4 कथन, इन 4 में से कौन सा आपको सही लग रहा है उसका बताइए जल्दी से। और मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके आंसर का।
तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका, जो नेपेंथिस का पौधा होता है उसको आपने देखा है, ये मांसाहारी पौधा होता है। इसको यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो इसका पहला कथन है, यानी कि कथन नंबर 1, वो बिल्कुल सही हुआ। कथन नंबर 1 तो सही हुआ। इसका आकार घड़े जैसा होता है, मुंह पर एक पत्ती होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का इसका आकार होता है, और यहाँ से इसमें नीचे ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ये अपने प्लांट से। जहाँ भी ये प्लांट होता है इसके सिरे पर एक पत्ती नुमा इस प्रकार की पत्ती होती है। यहाँ पर छोटे छोटे इसमें सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे से हेयर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये घड़े जैसे होता है, बिल्कुल ये बात भी सही होगी, पत्ती से ढका होता है, ये बात भी सही हो। तीसरा बात कहते हैं केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाया जाता है, उनका शिकार करता है, तो ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं फंसा कर खाता। छोटे कीड़े मकोड़े का मतलब है, यहाँ पर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहें सेकंड लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल इंसेक्ट बोला गया है, इसको छोटे कीड़े बोला गया है, स्मॉल इंसेक्ट बोला गया है। जबकि ये छोटे जाप का चूहा होता है, छोटे मेंढक होता है, ठीक है, उन सभी को वो सभी इसके अंदर आकर मर जाते हैं, उन सभी को खा सकता है। ये खाना मतलब चबाकर नहीं खाता, इसके अंदर जो घड़े जैसी रचना होती है उसमें गिर जाता है, और जब उसमें गिर जाता है तो वहां पर आने के बाद में कुछ समय बाद ये आपका, जैसे यहाँ पर कोई आता है महक खुशबू, एक महक खुशबू निकालता है, तो जब कोई इसमें आकर गिर जाता है वो यहाँ इससे बाहर नहीं निकल पाता है, और ये इसी में बैठा बैठा वो मर जाता है। और ये ढक्कन ऊपर से जो लगा हुआ है ये बंद हो जाता है। और एक और खास बात बता दूं, जब भी कोई जीव इसमें आकर गिरता है तो उसके बाद ये पत्ती धीरे धीरे होकर वहीं से समाप्त भी हो जाती है, ये और इसका एक गुण है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है गलत होगा, जबकि कई बार इसको आप लोग सही कर चुके हैं, और अब भी इसको आप सही कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं कि आप लोग इसको अब भी सही कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। और यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए आवाज निकालता है, ये बात भी गलत है, ये आवाज नहीं निकालता, बल्कि इसके अंदर से खुशबू निकलती है, ठीक है। तो इसमें केवल ए और बी जो हैं इसके वो सही होंगे, आप लोग बता रहे हैं। बेशक इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन, यानी कि आप ऑप्शन डी को बता रहे हैं, जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और बहुत जल्दी से ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो बात करते हैं भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की शुरुआत की थी, वो आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और दांडी यात्रा को नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी और जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह म्यादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही होगा, मलेरिया वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसी के अंदर कपकपी आना, तेज बुखार होना, ये सब इसी के लक्षण हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये आपका होता है किसका, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार गलत होता है, देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोग इस बार भी क्या देते हैं। किसी डॉक्टर का घर पर स्थित है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, यहाँ एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, कहीं एक्स है और ये वाई है, ये सपोज करो अस्पताल वाई पर और घर एक्स पर है, ठीक। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, फिर एक्स के ठीक पूर्व में जो 600 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सपोज करो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, भाई कहाँ है इसका, एक सेकेंड, मैं इसको पहले क्लीन कर रहा हूँ स्लाइड को आपकी, और यहाँ पर देख रहे हैं
ठीक, तो यहाँ इसके सपोज करो यहाँ पर इसका पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये आपकी है उत्तर, ठीक, यानी कि ऐसे बना लेते हैं हम, इसको दक्षिण मान लेते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पर पूर्व मान लेते हैं और ये आपका पश्चिम मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर पूर्व होगी, ये आपकी उत्तर पश्चिम होगी, या पश्चिम उत्तर होगी, ये आपकी पश्चिम दक्षिण होगी, ये वाली दिशा, और ये आपकी होगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब इसका देखते हैं कहाँ, अब सपोज करो x यहाँ है, इसका क्वेश्चन में पूछा है कि उसका घर x पर स्थित है, ये घर है डॉक्टर का। अब यहां से वो 600 मीटर चला पूर्व की तरफ, यानी कि किसी A पॉइंट तक, यहां से 600 मीटर ऐसे चला, पूर्व यहां है, आपका पूर्व यहां है, तो 600 मीटर चला है ये यहां तक, यानी कि ये चला आपका A पॉइंट पर आ गया है 600 मीटर चलने के बाद, यहां पर आ गया है, ठीक। अब 600 मीटर चलने के बाद ये चला यहाँ 600 मीटर, अब उसके बाद ये चलता है, फिर वह B पर जाता है जो A से ठीक दक्षिण में 450। अब A कहाँ है, अब यहाँ जो A है, A से दक्षिण नीचे की तरफ को चलेगा, अब A से नीचे की तरफ को ये चल रहा है, यहाँ पर भाई ये 600 है, तो यानी कि लगभग 1/3 है, 15 × 45 और 15 × 4 = 60, तो लगभग 3 हिस्से मानकर तो लगभग इतनी दूरी बनेगी। तो ये आपका B पॉइंट यहाँ पर होगा इसका, ये आपका B पॉइंट आ गया। अब B से वो ठीक पश्चिम में 120 मीटर दूरी पर C है, जहां पर वो जा रहा है, यानी कि इससे 120 मीटर पश्चिम, अब पश्चिम इधर है आपका, तो अब ऐसे चलेगा, अब पश्चिम इधर की तरफ चला, वो चलेगा 120 मीटर, यानी कि लगभग इतना। जब ये 450 है तो ये ज्यादा ही हो गया, बल्कि थोड़ा सा कम ही चलता। उसके बाद फिर वो अंत में Y पर अस्पताल पहुंचता है, जो C से ठीक उत्तर में, यानी कि उत्तर कहाँ है इसका, उत्तर है आपका ऊपर की तरफ, तो अब ये चलेगा यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा, कितना, 90 मीटर, ओ हाँ जी 90 मीटर, ठीक है, ये 90 मीटर चला, अब यहाँ से 90 किलोमीटर या 90 मीटर जो भी आपकी दूरी है, ठीक। तो ये लगभग ये इस तरीके की डायरेक्शन बन गई, तो ये पहुंच गया यहाँ पर Y पॉइंट पर पहुंच गया अस्पताल पर। अब ये पूछा है अस्पताल के सापेक्ष, यानी कि अस्पताल यहाँ है इसका, और यहाँ से दिशा कौन सी बनेगी, अब यहाँ से अगर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया जाए, आप इस तरीके से आप यहाँ ऐसे करके इसको देखते हैं, तो ये दिशा जो बनेगी आपकी, और यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके, तो ये दिशा यहाँ से जो बनेगी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में जा रही है, जो आपका होगा उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 2, वो बिल्कुल उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। झारखंड के लोग, मिजोरम के लोग, मणिपुर के लोग या मेघालय के लोग, तो कहाँ के लोग चेराव नाच करते हैं, यानी कि चेराव नाच कहाँ के लोगों का है, ये प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको बताना है। और मैं इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करता हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। और मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो चेराव लोक नृत्य मिजोरम का प्रचलित लोक नृत्य है, और इस अवसर पर लोग रंगीन पोशाक पहनकर, कलरफुल पोशाक पहनकर, चेहरे को भी कलरफुल रंगों से लगा देकर और बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं, और कुछ अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं, कुछ करतब दिखाते हैं। इस तरीके के कई तरह की कदम ताल आपने देखा होगा, कदम ताल चलना, और बहुत सारे नृत्य इस तरीके के होते हैं जो आपने कलरफुल लोग देखे होंगे, डंडा सा हाथ में होता है, वो नाचते हैं, ठीक है, कलरफुल, उनका कलर, वो फेस रंगीन होते हैं उन सबके, तो वो नाच है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो बिल्कुल सही है, ये मिजोरम का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है। नाइबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
और कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला और आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो ये इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश से, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा कर्नाटक राज्य से, दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी सीमा केरल राज्य से लगी हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु के पूर्वी भाग को कोरमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। और इस कोरमंडल की बात करें, कोरमंडल जो है आपको बंगाल की खाड़ी से लगी हुई एक सीमा है और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। और भाई जितने लोग हमारी क्लास में जुड़े हैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत। ये ना सोचें कि सर मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, तो बिल्कुल आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड है तो इसलिए बिल्कुल क्षमा चाहूँगा आप लोगों को। बिल्कुल नमस्कार प्रणाम मैंने नहीं बोल सका। तो अब बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बताइए जल्दी से। और इसकी बात करते हैं तो बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बी, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक अध्ययनात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना। और प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों की पहचान समझने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। और डी, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर नेगेटिव में पूछा है, यहाँ पर जो आंसर की बात करते हैं वो नेगेटिव में पूछा है। और नेगेटिव में क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर भाई आप लोगों का बहुत जल्दी से बता दीजिए। और इसके राइट आंसर की बात करते हैं, एनसीएफ 2005 की बात करते हैं तो ये जो है आपको पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों को सटीक और संख्यानात्मक कौशलों के विकास करना, ये इसका पॉइंट गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यानी कि पॉइंट 4 वो गलत है और इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही है। बाकी इसके सभी ऑप्शन सही हैं। ये प्राकृतिक पर्यावरण प्रेरित बच्चे की जिज्ञासा सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और आपके सभी कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और अपने हाथों से करने के लिए जो भी कार्य होते हैं उनके लिए बहुत प्रेरित करता है। और प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने समझने का भी के लिए भी प्रशिक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो जल्दी से बताइए। EVS 4 क्लासेस 3rd 4th और 5th इज ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेटेड। और बताइए जल्दी से, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आप लोगों का आने वाला है भाई। सब लोग बताइए जल्दी से। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3rd से कक्षा 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को या सामाजिक शिक्षा को। जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं आप लोग क्या दे रहे हैं। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए भाई। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3rd और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं द्वारा पढ़ाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड
जो पॉइंट है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दों को भाषा गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और फोर्थ है इसका फर्स्ट और सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे कि सब लोग आप जानते हैं, यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन है वो 3 से शुरू होता है, कक्षा थर्ड से शुरू होता है और उसके बाद ये आगे चलता है। ठीक, और इससे पहले बनती है आपकी फर्स्ट और सेकंड 2 क्लासें बनती हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है, यानी कि जैसे खेल खेल में सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग ए दे रहे हैं वो गलत है, और जिन्होंने इसको लेकर इसका 4 भी दिया है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और ये मुद्दे, ये जो है विषय नहीं होते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए, सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये बात गलत है, केवल इसमें ये बात सही है, भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ये रहा भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त बल दिया जाता है। यह किसकी तरफ इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित सीखते हैं, या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है? ये आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आने वाला है। आप लोग भी जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर 3, पर्याप्त लोग 2 दे रहे हैं, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन को सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है, कोई सूचना नहीं दी जाती है, कोई व्याख्या नहीं, अलग से कुछ नहीं होता, परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता, पर्यावरण करके सीखने पर बल देता है। और पर्यावरण के अंदर बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चे उसको अपने आप करते हैं और करके फिर आपको उस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करके आपको दिखाते हैं, बच्चों को हम दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पर्यावरण अध्ययन जो है आपका बाल केंद्रित इसलिए है क्योंकि बच्चों पर आधारित होता हो, बच्चों के द्वारा ही सीखा जाता है। तो इसका राइट, बच्चों के द्वारा ही उसको खेल खेल में सिखाया जाता है, जैसे बच्चा सीखना चाहता है उस तरीके से सिखाया जाता है, इसलिए इसको बाल केंद्रित कहा गया है। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के को सुझावित प्रकरणों के का उपप्रकरण है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जानवर, 4 हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये आपको बताना है। और देखते हैं इसमें क्या, इसमें बताया गया है उपप्रकरण कौन सा है, उपप्रकरण पूछा है। इसमें क्वेश्चन को समझ लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? ठीक है, यहां पर सिलेबस जो है इसका, जो सब थीम जो है वो पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि उपप्रकरण को पूछा गया है। तो परिवार, मित्र, जानवर जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उपकरण है। जो जानवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का सुझावित प्रकरणों का एक उपकरण है। जानवर के नाम से कोई चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, जो कि आपका पहले ही चैप्टर का जो आपका चैप्टर है उसका ही एक भाग है। ठीक है, और बाकी परिवार और मित्र ये आपका चैप्टर है, फूड वाला भी एक चैप्टर है, लेकिन जानवर एक उपप्रकरण है। हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपका एक चैप्टर। इस तरीके से समझिए आप लोग कि भाई ये भी बुक में चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, ये चैप्टर है आपकी बुक के अंदर, सिलेबस में है, लेकिन ये आप किसी का सब्जेक्ट का जो आपका पार्ट है उसका एक उप विषय इसको लिया गया, परिवार और मित्र वाला, तो उसका एक उप विषय के रूप में इसको रखा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? जल्दी से इसको बताइए और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर विभिन्न कक्षाओं के बहुसंस्कृति क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना तो बिल्कुल गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरण का रेखीय आयोजन करना ये भी गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना,
विभिन्न कक्षाओं के बहुसंस्कृति क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि इसका अगर पॉजिटिवनेस की बात करते हैं तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आने वाला है। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल सही बात है। बच्चों का समुदाय के सदस्य, बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि बच्चे समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी सीखते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, उनके द्वारा भी बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, क्योंकि व्याख्या और परिभाषा जहां आ जाए पर्यावरण में तो सीधी कैंची मार दीजिए उस पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि 3 पॉइंट इसके सही हैं, 1 2 3, और ये तीनों पॉइंट आपके किस में है? ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है क्या? वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा व्याख्या और परिभाषा, अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं और प्रभावशाली व्याख्या, प्रदर्शन और व्याख्या। यहाँ बात करते हैं इसका, देखते हैं। ये भी 100% आपका आंसर आपका गलत आने वाला है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार गलत हुआ है, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बच्चों को पर्यावरण सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांत और कहानियों के द्वारा। वृत्तांत और कहानियों के द्वारा, ए और बी, यानी कि इसके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वृत्तांत क्या है? ये शॉर्ट फिल्में होती हैं। शॉर्ट फिल्म जब हम बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बच्चा उसे देखता है, उससे सीखता है। और कहानी की बात करते हैं, बच्चा कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। छोटा बच्चा है, उसे कहते हैं एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसे वो जा रहा था, वो शिकार करके लाया। ऐसी कहानियां, जो दादी माँ से भी कहानियां सीखते हैं बच्चे, तो कहानियों के द्वारा बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को सिखाया जाता है मौखिक, ना कि किसी की व्याख्या अलग से करके, ठीक है। तो इसका कहानी के माध्यम से अगर हम इसको करते हैं, शिक्षक की अवधारणाओं, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। क्लास कैसी लगी है? तो मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, फिर दोबारा शाम 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।